बिकॉज एक साइड तो आपके प्रॉफिट्स रिकॉर्ड लेवल्स पर हैं, लेकिन साथ में एनपीएस भी, लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग भी और राइट ऑफ्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स को भी लगने लगा कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। मतलब हर 100 रुपए में से 11 रुपए 20 पैसे तो कभी बैंक्स को वापस ही नहीं मिलने थे। और इसके बाद इस बैंकिंग क्राइसिस का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी दिखने लगा। लेकिन इन सब लॉस की एक प्रॉब्लम थी कि ये बैंक्स को कोई डायरेक्ट पावर नहीं देते थे अपने इशू को सॉल्व करने के लिए या फिर अपने लोन्स को रिकवर करने के लिए, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम को लंबा खींचने का मौका जरूर देते थे। 4452 ऐसे केसेस थे जहां पर बिजनेस ओनर्स लोन्स को वापस लौटाना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें कहा गया कि उनके बिजनेस को आईबीसी के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में डाला जाएगा तो उन्होंने सारे लोन्स वापस लौटा दिए। मतलब वापस कर सकते थे, पर डंडा पड़ने से पहले वापस करने का कोई इरादा नहीं था। इमेजिन एक दिन आप बैंक में जाते हो अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, लेकिन बैंक आपसे कहता है सॉरी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। डर लगेगा, राइट? ऐसा ही होता है जब एक देश में बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाता है। इट्स लाइक आपने अपने दोस्त पर भरोसा करके कुछ पैसे दिए, लेकिन वो पैसे कभी रिटर्न नहीं करता है। आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है, पूरी लाइफ चली जाती है एक एक रुपए को जोड़ने में। दुकानदार को अपनी दुकान बंद करनी पड़ सकती है, बिजनेसेस को शट डाउन करना पड़ सकता है बिकॉज वो बैंक से और फंड्स नहीं ले सकते। बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी जा सकती है। लाइफ की बेसिक नीड्स लाइक खाना, बिजली और पानी भी पूरी नहीं हो पाएंगी। और यही प्रॉब्लम अमेरिका जैसी कंट्री जहां पर रहना सबका ड्रीम है, वहां पर तो आ भी चुकी है। A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank. The second biggest bank collapse in U.S. history. That's because another U.S. bank has collapsed. We're talking about the First Republic Bank. It is the second largest bank failure in American history and the third bank failure since March this year. Meanwhile, Signature Bank marks the third largest bank failure in U.S. history. और अभी कुछ साल पहले हमारा देश भी इसी प्रॉब्लम में था। कुछ बैंक्स ने लोन्स ऐसे लोगों को दिए जो वापस ही नहीं कर सकते थे, और इसकी वजह से हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स की स्टेज पर खड़ा था। और इसका प्रूफ ये है कि जब पार्लियामेंट में गवर्नमेंट से पूछा गया कि कितने लोन्स को राइट ऑफ किया गया है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने जवाब दिया कि लास्ट 9 साल में 14.5 लाख करोड़ राइट ऑफ किए गए हैं। एंड आपको पता होना चाहिए कि ये अमाउंट 2012 में जो देश का बजट था उससे बस थोड़ा सा कम है। Yes, the NPA mess is almost assuming catastrophic proportions. NPAs or non-performing assets are bleeding India today. India's biggest bank, State Bank of India, is staring at new bad loans much more than it had anticipated. Well, it's a massive crisis that has hit India's public sector banks. Many of them have posted a huge jump in their bad loans, such as Punjab National Bank, that has just posted a 93% fall in profits in its third quarter after its bad loans doubled. लेकिन आप लोगों के हार्ड वर्क की सेविंग्स बिल्कुल सेफ थी और आपको एहसास भी नहीं हुआ होगा कि हमारा देश और हम सब इस प्रॉब्लम में थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, कैसे हमारे बैंक्स के फेल हो जाने से हमारे देश की इकोनॉमी बर्बाद हो सकती थी एंड कैसे हमारी गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। 2003 से 2008 तक इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही थी। जीडीपी में एवरेज 8% की ग्रोथ थी। इन्फ्लेशन भी 3 से 6% के बीच में रहता था। स्ट्रांग इकोनॉमी में बैंक्स बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में बैंक्स ने भी ज्यादा बैकग्राउंड चेक करे बिना लोन्स देना शुरू कर दिया, और इसलिए इंडिया में उस टाइम पर क्रेडिट ग्रोथ जीडीपी से 3 गुना थी, बिकॉज बिजनेसेस लोन्स लेके एक्सपैंड कर रहे थे और बैंक्स को लगा कि ये अच्छा टाइम चलता ही रहेगा, ये नहीं रुकने वाला। अब तो बस 21 दिन में पैसा डबल करने की स्कीम हाथ लग गई है और बैंक्स ने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के लोन्स ऐसे लोगों को या फिर ऐसे बिजनेसेस को दिए जो इन्हें वापस ही नहीं लौटा सकते थे। फिर 2008 में लीमन ब्रदर्स ने अमेरिका में जिस क्राइसिस को स्टार्ट किया उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा, भारत पर भी पड़ा, और यहीं से बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सडनली बढ़ने लग गए। वेट, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? आप यही सोच रहे होगे, राइट? सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और एनपीएस को ऐसे समझिए कि आपने अपने दोस्त को 100 रुपए दिए, उसने आपको प्रॉमिस किया कि वो ये 100 रुपए 1 महीने में आपको रिटर्न कर देगा, लेकिन वो आपको ये पैसे नहीं लौटाता है, तो आपके 100 रुपए डूब जाएंगे। और यही हुआ बैंक्स के साथ। बस बैंक 100 रुपए में नहीं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में डील कर रहे थे और उसका इंपैक्ट उतना ही बड़ा था। बट एट द सेम टाइम 2008 में क्राइसिस से बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में सडनली पैसे का फ्लो इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से बैंक्स के पास बहुत सारा कैश आया और ये एनपीए की प्रॉब्लम कुछ समय के लिए दब गई। लेकिन उसके बाद 2010 से इकोनॉमी में स्लो डाउन आया और इस स्लो डाउन ने बैंक्स की एनपीए क्राइसिस को फिर से हाईलाइट किया। बिकॉज देखो, बहुत सिंपल है, अगर हर जगह से पैसा बन रहा होता है तो आपकी गलतियां छुप सकती हैं, लेकिन थोड़ा प्रेशर पड़ते ही सारी कमियां बाहर निकल आती हैं। और यही हुआ
इंडियन बैंक्स के साथ। इकोनॉमिक स्लोडाउन ने फिर से बैंक्स की एनपीए प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, बट फिर भी हमारे बैंक्स ने इस प्रॉब्लम को छुपाने की बहुत कोशिश की। जैसे कि बैंक्स ने लोन्स की एवरग्रीनिंग की। एवरग्रीनिंग का मतलब एक लोन जिसका पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है उसे चुकाने के लिए बैंक्स ने एक और लोन दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको 100 रुपए की ईएमआई देनी है और उस ईएमआई को भरने के लिए बैंक्स आपको एक और लोन देते हैं। यही हुआ बड़े स्केल पर। 2013 में इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 50,000 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, जो इंडिया की हिस्ट्री में उस टाइम तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट था। लेकिन फिर 2014 में गवर्नमेंट ने राज्यसभा में बताया कि FY 2012 से FY 2014 तक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 5.6 लाख करोड़ के एनपीए भी बताए हैं और 77,400 करोड़ के तो लोन राइट ऑफ भी किए हैं। लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग भी 1000% इंक्रीज हुई है। तो ये दोनों फैक्ट्स आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आए, बिकॉज एक साइड तो आपके प्रॉफिट्स रिकॉर्ड लेवल्स पर हैं, लेकिन साथ में एनपीएस भी, लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग भी और राइट ऑफ्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स को भी लगने लगा कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। और इन एक्सपर्ट्स में आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन भी थे। एंड इसलिए 2014 में आरबीआई ने एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इंडियन बैंकिंग में, दैट इज क्रिलिक। क्रिलिक था सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। सिंपली समझिए, ये एक डेटाबेस है जिसमें आप लोन्स की इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो। लाइक ईएमआई कब ड्यू है, ईएमआई टाइम पर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या फिर ड्यू डेट के बाद ईएमआई दे रहे हैं, या ईएमआई देने में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। एंड इस क्रिलिक ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम की क्राइसिस को एक्सपोज कर दिया। एंड देन आरबीआई ने 2016 में बैंक्स की एसेट क्वालिटी रिव्यू ऑर्डर किया और इसके बाद तुरंत इंडियन बैंक्स का एनपीए 4.27 से बढ़कर 7.48% हो गया, ऑलमोस्ट डबल। फिर 2018 तक इंडिया का एनपीए क्राइसिस अपने पीक पर पहुंच गया। ग्रॉस एनपीए रेशियो 11.2% पर पहुंच गया था। मतलब हर 100 रुपए में से 11 रुपए 20 पैसे तो कभी बैंक्स को वापस ही नहीं मिलने थे। और इसके बाद इस बैंकिंग क्राइसिस का इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी दिखने लगा। 3 साल में 2019 तक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 से घटकर 3.8 पर आ गया था, बिकॉज इंडिया ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम फेस कर रहा था। ये ट्विन बैलेंस शीट का मतलब है कि इंडियन बैंक्स तो ऑलरेडी स्ट्रेच थे, लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन कंपनीज के पास भी इतने बड़े बड़े लोन्स थे कि वो वापस नहीं लौटा पा रही थी। अब यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोला कि आप बैंक में जाते हो सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकालने के लिए और बैंक्स आपसे कहें कि सॉरी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, बिकॉज 2018 में हम इसी स्टेज पर खड़े थे। 1991 में इंडिपेंडेंट इंडिया अपनी फर्स्ट मेजर क्राइसिस में था, लेकिन 2018 की बैंकिंग क्राइसिस इंडिपेंडेंट इंडिया की सेकंड बिगेस्ट क्राइसिस है। एंड रघुराम राजन के अकॉर्डिंग ये क्राइसिस 2006 से 2008 के बीच में ही स्टार्ट हो गई थी। बैंक्स और गवर्नमेंट बस अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब आते हैं कि इस प्रॉब्लम को शांति से कैसे सॉल्व किया गया। तो देश में पैनिक क्रिएट होने से पहले ही आरबीआई गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े सॉल्यूशंस ट्राई किए। जैसे कि आरबीआई ने सबसे पहले ट्राई किया कि इन लोन्स को रीस्ट्रक्चर किया जा सके, या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और बैड बैंक बनाने के बारे में भी सोचा गया। बैड बैंक का मतलब आप ऐसे समझिए कि सपोज आप अपने दोस्त से लोन रिकवर करते करते थक गए हो और इसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई या करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तो आप अपनी फैमिली के किसी मेंबर पर ये लोन ऑफलोड कर देते हो और वो फैमिली मेंबर इस लोन को रिकवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सो दैट आप अपनी पढ़ाई या जॉब पर ध्यान दे सको। और ये फैमिली मेंबर इन लोन्स को रिकवर करने के लिए अपने खुद के तौर तरीके लगाएगा। सेम काम बैड बैंक करता है दूसरे बैंक्स के लिए, बट एक्चुअली इन सबका कुछ खास इफेक्ट नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक बहुत बड़े चेंज की जरूरत है इंडिया को इस क्राइसिस से निकालने के लिए। एंड ये मेजर चेंज था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। जो कंपनीज अपने लोन नहीं लौटा सकती थी उनके लिए आईबीसी एक रूल बुक बन गया जो सिंपली प्रॉब्लम्स को जल्दी एंड फेयरली सॉल्व कर सकता है। बिकॉज आईबीसी से पहले इंडिया में अराउंड 7 लॉज थे जो बैंक्रप्सी को हैंडल करते थे, लेकिन इन सब लॉज की एक प्रॉब्लम थी कि ये बैंक्स को कोई डायरेक्ट पावर नहीं देते थे अपने इशू को सॉल्व करने के लिए या फिर अपने लोन्स को रिकवर करने के लिए, लेकिन हाँ प्रॉब्लम को लंबा खींचने का मौका जरूर देते थे। तो आईबीसी के आने से पहले लगभग 4 साल लगते थे पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में और तब तक कंपनी डेड हो जाती थी, काम करने वाले लोगों की नौकरी जा चुकी होती थी। लेकिन आईबीसी के आने के बाद मैक्सिमम 330 डेज की लिमिट सेट कर दी गई। दैट मींस 1 साल से भी कम की लिमिट, और इस पीरियड में लोन देने वाले कंट्रोल में होते हैं। वो बिजनेस को रन भी कर सकते हैं या फिर बिजनेस के वैल्यूएबल पार्ट्स को सेल करके रिकवरी भी कर सकते हैं। और फिर इंडिया की इकोनॉमी के अच्छे दिन शुरू हुए। आईबीसी ने सबसे पहले इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया 130th रैंक पर था, लेकिन आईबीसी के आने के बाद 63 तक गया। देन आईबीसी की वजह से बैंक्स ने 7 बड़े बैंक्रप्सी केसेस में 1.64 लाख करोड़ रिकवर किए, जो टोटल वैल्यू का 51% था। ग्रुप लेवल पर इंडिया का
सबसे बड़ा एनपीए एसआर ग्रुप का था, जिसमें 2 लाख करोड़ का लोन कंप्लीटली रिकवर कर लिया गया, वो भी विद इंटरेस्ट। 2016 से 2023 तक 887 इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की गई हैं आईबीसी के अंदर, जिसमें रिकवरी रेट 32% था और लिक्विडेशन वैल्यू का 169% रिकवर हो पाया। लेकिन सबसे शॉकिंग फैक्ट अब सुनिए, 4452 ऐसे केसेस थे जहां पर बिजनेस ओनर्स लोन्स को वापस लौटाना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें कहा गया कि उनके बिजनेस को आईबीसी के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में डाला जाएगा तो उन्होंने सारे लोन्स वापस लौटा दिए। मतलब वापस कर सकते थे, पर डंडा पड़ने से पहले वापस करने का कोई इरादा नहीं था, और इसलिए आईबीसी की वजह से इंडिया का ग्रॉस एनपीए रेशियो जो 2018 में 11.2% था, वो 2023 में 3.9% तक आ गया है। 2023 में इंडियन बैंकिंग सिस्टम का कंबाइंड प्रॉफिट 2.4 लाख करोड़ था, जो इंडिया की हिस्ट्री पे अब तक का हाईएस्ट है, और इसमें से 1 लाख करोड़ तो सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स का है। एफआई 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में एसबीआई ने मोटा भाई की रिलायंस को प्रॉफिट बनाने में पीछे छोड़ दिया। आप ऐसा सोच भी सकते हो कि एसबीआई रिलायंस को प्रॉफिट बनाने में हरा दे। इसलिए 2020 से अब तक निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 550% बढ़ा है, और लास्ट 1 साल में गवर्नमेंट बैंक्स ने इन्वेस्टर्स के लिए 6.6 लाख करोड़ की वेल्थ बनाई है। और विकसित भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमारे बैंक्स विकसित हो। तो ये स्टोरी है लास्ट 5 साल की। 2018 में इंडिया अपनी बिगेस्ट बैंकिंग क्राइसिस फेस कर रहा था, पर आज गवर्नमेंट बैंक्स भी रिकॉर्ड प्रॉफिट बना रहे हैं, एंड कोई भी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम के बिना स्टेबल नहीं रह सकती। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग प्रोबेबली इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ इस बैंकिंग क्राइसिस को सॉल्व करना है। स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम से देश को फ्यूचर में 3 बड़े फायदे होंगे। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी कंट्री की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज केपेक्स का 3 to 4x मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी पर। मतलब गवर्नमेंट 1 रुपए केपेक्स पे खर्च करेगी तो लॉन्ग रन में इकोनॉमी पर 3 से 4 रुपए का फायदा होगा। इफ बैंक्स के एनपीए ज्यादा नहीं होंगे तो वो बिजनेसेस को आराम से लोन दे पाएंगे, जिससे इकोनॉमी में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगी। करंटली गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, और स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम से ये इन्वेस्टमेंट और बढ़ सकती है। सेकंड, आईबीसी ने इंडिया को एक अट्रैक्टिव बिजनेस डेस्टिनेशन बना दिया है, एज आईबीसी ने पूरे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को स्मूथ एंड फास्ट कर दिया है। सो इसकी वजह से लॉन्ग रन में और ज्यादा बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे। आईबीसी ने बैंक्स को भी पावर दी है, जिसकी वजह से वो अपने इश्यूज को जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। आईबीसी की वजह से शायद ये सिचुएशन फ्यूचर में ना आए, लेकिन फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में आती है तो इस बार बैंक्स बेटर प्रिपेयर्ड है अपने इशू को सॉल्व करने के लिए। फाइनली, इफ आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।